नमस्कार। आप फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून कर चुके हो और इसलिए बहुत दिल से मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। वैसे आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं अलग अलग विषयों को लेकर आ रहा हूँ ना मेरे चैनल के ऊपर। पॉलिटिक्स तो खैर है ही, उसके बाद मैंने रेडियो की बात करी और अब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करने वाला हूँ। दैट इज़ द गुड न्यूज़, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा कंसर्न है और मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारा भ्रम वहम मिथ्स हमारे दिमाग में कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने की मेरी कोशिश जारी है और इस कोशिश में मैं अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स को मिलना चाहता हूँ। आप भी अगर किसी पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर को मिलना चाहते हैं मेरे पॉडकास्ट में तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश जरूर करूँगा। वेल, आज के जो मेरे गेस्ट हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इनका नाम है पंडित तेजराज किंकर और ये बेलगाम में रहते हैं, कर्नाटका में। ये पिछले 20 से भी ज़्यादा साल हो गए बेलगाम के कई कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है और प्रोफेसर होते हुए भी एस्ट्रोलॉजी में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और ऑकल्ट साइंस जो होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। इसके अलावा ज्योतिष में एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं रमल, उसमें भी हमारे जो आज के गेस्ट है वो मास्टर है, पंडित है और उनको उसमें महारत हासिल हुई है। इनके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं डिटेल में बात करता रहूँगा तो एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट भी खत्म हो सकता है, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन नहीं, सच में ये इतने ज़्यादा पावरफुल है। तो आज का जो पॉडकास्ट है ये आपके लिए थोड़ा रहस्यमय हो सकता है, गूढ़ हो सकता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुने और जो कॉन्वर्सेशन मैं उनके साथ करूंगा उसमें से आपको क्या टेक अवे मिलता है इसके बारे में आप सुने। एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश आज के पॉडकास्ट में मैंने करी है। तो फिर एक बार बहुत दिल से मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, वेलकम कहना चाहता हूँ आज के हमारे गेस्ट पंडित विद्यावाचस्पति तेजराज किंकर जी को। सबसे पहले जो मेरे गेस्ट हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए आपने हामी भर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी मैंने आपको थोड़ा वेट कराया। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सब्र का फल मीठा होता है एंड हो सकता है कि वो कोई इस तरह का एक लिखित होगा कि मतलब जहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए थोड़ा स्ट्रगल करते हो ना तो वो चीज़ वैल्यूएबल बन जाती है। तो ये पॉडकास्ट भी मेरे लिए वैल्यूएबल बनेगा, इस तरह से मैं उम्मीद आशा करता हूँ। यस, खैर जैसे मैं आपको कह रहा था कि आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यस, व्हाट इज ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ी टर्म है एंड इट इज लाइक ओशन। सो कोई अगर न्यूमरोलॉजी बता रहा है तो उसको भी हम ज्योतिष कहते हैं, कोई अगर वास्तु कंसल्टेंट है तो उसको भी हम ज्योतिष कहते हैं, कोई अगर प्रश्न कुंडली देख के कुछ बता रहा है तो उसे भी हम ज्योतिष कहते हैं। तो मेरे लिए ज्योतिष क्या है, जो प्रिडिक्शन करते हैं एंड जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं वो ज्योतिष है। अच्छा, तो आप कैसे ज्योतिष को डिस्क्राइब करेंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये आपने कहा न्यूमरोलॉजी, आपने कहा वास्तु, आपने कहा ज्योतिष और आपने कहा ये एक ओशन है, सागर है, ये कैसे मालूम है आपको? क्या पता वो छोटा सा एक बूंद हो भी सकता है ना? डेफिनेटली हो सकता है। टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर वो बूंद है तो मेरे को एक दिन में आप ज्योतिष सिखा दीजिए, तो ये सिखा देता हूँ। टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता। सिखा देता हूँ। अच्छा देखिए, अच्छा मैं आपका रुख समझ गया। आपको ये पूछना है कि ज्योतिष है क्या। बहुत सारे लोग ज्योतिष इस शब्द की व्याख्या करते हैं ज्योति और ईश, यानी ईश यानी ईश्वर, ज्योति यानी प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश यानी ज्योतिष। इस तरह से व्याख्या की जाती है जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत है इस मायनों में, क्योंकि वो व्याकरण की दृष्टि से भी सही नहीं बैठता और अर्थ की दृष्टि से भी सही नहीं बैठता। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। ज्योतिष, इसका संदर्भ हमें मिलता है वेदों में। जैसे 6 अंग है वेदों के, उसमें से एक छठा अंग जो है उसको ज्योतिष कहते हैं। उसके पहले व्याकरण है, तर्क है, मीमांसा है। इस तरह से ज्योतिष एक वेद का अंग है, जैसे आयुर्वेद है। यहाँ पे सबसे सुंदर बात यह है कि हमारे यहाँ धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान साथ में चलते हैं।
ये हमारी बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी सुंदरता ये है हमारी कि हमारे यहाँ पे धर्म किसी अलग चीज़ का नहीं बना हुआ, ज्ञान को लेके ही आगे चलता है। तो ज्योतिष की व्याख्या इस तरह से की जाती है, ज्योतिष का ज्य जो है वो मूलतः धातु है द्यो, राइट, द्यो, जैसे वो ध्य हो गया, ओके, द्यो 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 की जैसे द्यूत, अच्छा, द्यूत यानी जुआ, हाँ, तो उसका मूल धातु है द्यो, ओके। तो द्युति ही ये इसका मूल धातु है। द्युति ही का मतलब होता है प्रकाश, ओके। जैसे हम लोग कहते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी जो आकाश में आती है, सही है ना, राइट। तो उसी तरह से द्य का बाद में जब रूपांतरण देवनागरी में होता है वो ज्यो को य जोड़ाक्षर उस तरह से होता है, तो वो ज्योति ही और ज्योतिष यानी प्रकाश दिखाने वाली विद्या, प्रकाश दिखाने वाली विद्या का नाम है ज्योतिष। आपने कहा कि ये एक बहुत ही छोटा भी इशू हो सकता है, मैंने इसे ओशन कहा, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं तो मानता था कि ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत डीप है, बहुत सारी दशाएं होती है, बहुत सारे योग होते हैं, 12 राशियां होती है, 24 नक्षत्र होते हैं, कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं, कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुंडली, अच्छा, मतलब तो ये सब बहुत डिटेल, अगर एक एक विषय भी मैं लेने बैठूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक जन्म भी उसके लिए कम पड़ जाए इसके बारे में पूरा सीखने के लिए। तो ये मेरे को बहुत कॉन्ट्रडिक्शनरी लगा कि आपने कैसे कहा कि ये बहुत मतलब इसको हम बहुत संक्षेप में भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल। एक नमक की गुड़िया थी, एक नमक की गुड़िया थी जिसको सागर चखना था, ओके। एक नमक की गुड़िया थी जिसको सागर चखना था, चखने के लिए वो सागर में गई और सागर बन गई, बस बूंद में सागर समा गया। फॉर दैट मैटर, तो जैसे हम कहते हैं कि एक भौतिक चीजें होती है और कुछ अलौकिक चीजें होती है जी। तो मैं जो रिलेट कर पा रहा हूँ जो आप बता रहे हैं जी, हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। अगर मैं बहुत बड़ी बात की थी यार, हाँ, तो अगर मैं खुद ब्रह्म हूँ तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इट माइट बी अ वेरी माइन्यूट थिंग टू लर्न ज्योतिष। एनीवेज, मेरे पूछने का तात्पर्य ये था कि बहुत सारा कंफ्यूजन है एंड मेरे को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ज्योतिष ये जो शास्त्र है, मैं इसे शास्त्र कह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू कम ऑन दिस ऑल्सो लेटर ऑन कि ये शास्त्र है या नहीं, लेकिन माना जाता है कि भारत से इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन भारत में ही इसकी सबसे ज्यादा दुर्दशा मैं देखता हूँ, इसको लेकर बहुत ज्यादा उदासीनता मैं देखता हूँ, इसको लेकर बहुत ज्यादा एक इलिटरेसी में देखता हूँ। तो ये समझ से परे जा चुका है, समझ नहीं पाते। अगर रास्ते के ऊपर कोई पैरोट लेके बैठा है, बता रहा है कि मैं आपका भविष्य बता दूंगा, वो भी हमारे लिए ज्योतिष है, और सच में शास्त्रों का अध्ययन करके जो विद्वान है वो भी एक ज्योतिष है। तो इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करें? फॉर दैट एक्चुअली मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसे डिस्क्राइब करें कि ये ज्योतिष है क्या। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये ज्योतिष है क्या ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या मुझे ज्योतिष को मानना चाहिए या फिर क्या मुझको ज्योतिष पे विश्वास रखना चाहिए, क्या ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? जैसे हर फिल्म में एक क्लाइमैक्स होता है वैसे आज के मेरे पॉडकास्ट का एक क्लाइमैक्स है, तो उसके ऊपर मैं आने वाला हूँ, क्लाइमैक्स के ऊपर धीरे धीरे जाएंगे जी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा तो लोगों को उस सवाल का रिलेवेंस नहीं पता चलेगा। मैं ये इसलिए शुरुआत से आपको भी ये पता चल चुका होगा कि क्या कह सकते हैं, इसका एबीसीडी मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, लग रहा है, लेकिन जो लोग सुनेंगे इसको बाद में उनके दिमाग में कोई किंतु नहीं बचना चाहिए, ये सोचकर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर जब मैं कहता हूँ तो टर्म क्लियर हो जाती है। आपको एमबीबीएस करना है, जो भी डिग्री है, डेंटिस्ट्री हो, जो भी है आपको वो करनी है, उसके बाद आप डॉक्टर बन गए। अगर आप कारपेंटर है तो आप कारपेंटर है, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आप सिविल इंजीनियर है, अगर आप सॉफ्टवेयर व्हाटएवर। ज्योतिष तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई भी कहता है मैं ज्योतिष हूँ, ऐसी कौन सी टर्म है जो ज्योतिष को डिफाइन करती है, ज्योतिषी को डिफाइन करती है? अच्छा, चलिए इस बात को टेक्निकली समझते हैं, ना कि किसी सुपरनेचुरल एंगल से।
सुपर नेचुरल एंगल से इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई कहता है कि मेरे पास इंट्यूटिव पावर है या फिर मेरे पास मुझको इंट्यूशंस प्राप्त होते हैं और मैं देख सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। इस पर बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा फिल्में बनी हुई हैं इस पर, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है लोगों में कि ये लोग कहते हैं कि हाँ मुझको सपने में ये दिखाई दिया था, बाद में वैसे ही हुआ। आपने देजा वू के बारे में सुना होगा? देजा वू इसका मतलब ये है कि कहीं आपके मन में कोई गाना चलता रहता है और सामने वाला आके वही गाना गाने लगता है सामने आके। टेलीपैथी रिलेट कर, इट्स नॉट टेलीपैथी बट डेजा वू, जैसे वो चीज़ आपके साथ पहले घट चुकी है, या फिर कहीं आप जाते हो और लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ, ये जाना पहचाना लग रहा है। राइट दैट टर्म इज कॉल्ड एज डेजा वू। ओके, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर टेक्निकली आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि ज्योतिष है क्या और इसको हम लोग ज्योतिषी माने, तो इसका बहुत सीधा साफ जवाब ये है कि किसी एक ज्योतिष की शाखा को, अब यहाँ पे मैंने टर्म यूज़ किया शाखा को। अब ज्योतिष में इतनी सारी शाखाएं हैं, जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कोई कॉफ़ी के मग को लेके भी प्रेडिक्ट कर सकता है, जैसे कि जिस तरीके से आपने कॉफ़ी पी है और जिस तरह से कॉफ़ी बची हुई है। अच्छा, इसको लेकर सच में प्रेडिक्शन होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है कि कॉफ़ी मग प्रेडिक्शन आप गूगल करके देख सकते हो, उसमें आपको बहुत सारी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ज्योतिष की शुरुआत भारत में हुई, इसमें कोई संशय ही नहीं है। लेकिन हाँ, वापस आते हुए आपके सवाल पे कि ज्योतिषी किसको कहा जाए, कि जहाँ पे किसी एक शाखा को लेके उसने अपना अध्ययन पूर्ण करके उस अध्ययन का सार समाज हित के लिए जो यूज करता है उसको ज्योतिषी कहा जा सकता है। ऑलराइट, मैं धीरे धीरे इसको बाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी जो भी बुद्धि है इस बुद्धि के हिसाब से। वैसे अगर देखा जाए तो हम ज्योतिष को एक तरह से ट्रबल शूटर की तरह देखते हैं। हाँ जी, जनरल लाइफ में। हाँ जी, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो मैं ज्योतिषी के पास जाता हूँ। मतलब जो लोग ज्योतिष को मानते हैं दे अपेयर इन फ्रंट ऑफ ज्योतिषी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा फाइनेंस ठीक नहीं है, एंड सो। तो ये ट्रबल शूटर अगर ज्योतिषी है तो जैसे आपने टर्म यूज किया सुपर पावर, तो मैं क्यों नहीं मानूं कि ज्योतिष एक सुपर पावर रखने वाला एक एनलाइटेड व्यक्तिमत्व होता है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। 200 साल पहले आपने मोबाइल के बारे में सोचा था? बिल्कुल नहीं। 70 साल पहले? नो। आज ये रियलिटी है ना जी। तो मतलब अगर उस वक्त अगर कोई कह सकता कि एक जगह फलानी जगह पे एक इंसान है और मीलों दूर पे दूसरा इंसान है और बिना किसी वायर के, बिन चिट्ठी बिन तार कोई बात कर सकता है, तो कोई विश्वास रखता, तो वहाँ पे वो सुपर नेचुरल ही हो जाता ना, सुपर पावर ही हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पर आपको, आई एम सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने बचपन में जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे गांव में एक स्वामी जी आते थे, सैफ्रॉन कलर का अम्ब्रेला होता था उनके हाथ में, और वो भिक्षा कलेक्ट करते थे गांव में। सो ही यूज्ड टू सिंग सम पोएम्स इन कन्नड़ा, एंड उसका मीनिंग कुछ ऐसा था कि भविष्य में लोग डिब्बे के साथ बात करेंगे, ऐसा कुछ वो कहते थे। पागल हो जाएंगे, अकेले में बात करेंगे, रोड पे चलते हुए वो बात करेंगे। तो हम लोगों के लिए ये सुपर पावर ही था, लेकिन उन्होंने तब पहचान लिया था। तो दैट इज माय कंसर्न कि इस तरह से जो भविष्य का ज्ञान रखते हैं, तो अगर भविष्य का ज्ञान कोई रख रहा है, मोबाइल आने के बाद मुझे पता चला, लेकिन आपको आने से पहले पता चल रहा है। 100 साल को तो मेरे को नहीं पता, लेकिन 20 साल पहले मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर इस तरह से किसी के पास ये नॉलेज है, तो क्या ये सच में सुपर पावर है? देखिए, यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल कुछ भी नहीं है, सब कुछ नेचुरल ही है, ठीक है। किसी को पहले उस चीज़ के बारे में जानने के टेक्निक्स मालूम होते हैं, किसी को बाद में मालूम पड़ते हैं, बस नहीं फ़र्क है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि हर चीज़ के बारे में ज्योतिष व्याख्या कर सकता है या फिर प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। लिमिटेशंस जैसे विज्ञान को है उस तरह से ज्योतिष को भी है। ऑलराइट, विज्ञान का जिक्र आपने किया, क्या ये विज्ञान है ज्योतिष? इज एस्ट्रोलॉजी अ साइंस? क्या इसे हम शास्त्र कह सकते हैं? डिपेंड करता है कि शास्त्र की आपकी व्याख्या क्या है, विज्ञान आप किसे कहते हैं। बताता हूँ मैं। अब जब मैं न्यूटन को पढ़ता हूँ तो न्यूटन ने एक थ्योरी दी हुई है, ग्रेविटी,
अगर पत्थर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो वो नीचे ही आएगा। बिल्कुल। ये एक रूल बन गया। जी बिल्कुल। इसको किसी ने फ्रेम किया जी, और आज उसको हम स्टडी कर रहे हैं। जी हाँ। तो इसे मैं एक शास्त्र कह सकता हूँ। जी हाँ। क्योंकि इसका एक फॉर्मेट जो मेरे को समझ में आता है, जी हाँ, वो वहां पर है, किताबों में है। जी हाँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या ये होता है? ओके, चलिए ये बताता हूँ मैं आपको, आपकी लैंग्वेज में बोलूँगा, क्योंकि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब बात करी तब ये त्रिकालाबाधित सत्य हो गया। त्रिकालाबाधित मतलब क्या होता है कि टाइम इररिलेवेंट, मतलब कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। मतलब अगर आप आज यहाँ से ऊपर पत्थर फेंको तो वो नीचे आएगा ही आएगा, और उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटी, जो बाद में आइंस्टाइन ने झुठला दिया। न्यूटन का जो लॉ है वो आइंस्टाइन ने झुठला दिया, कहा कि E=mc², राइट। उसको बाद में हेजनबर्ग ने झुठला दिया। जैसे अभी क्वांटम फिजिक्स जो आजकल रिसेंट द मोस्ट थियोरेटिकल एडवांस्ड फिजिक्स की जो ब्रांच है वो कहती है कि इवन E=mc² इज फॉल्स, राइट। फॉरगेट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। उस तरीके से ज्योतिष में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। चलिए मैं आपको एक कथा बताता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की निर्मित की, ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की निर्मित की, मतलब ये हार्डवेयर जब बनाया, हार्डवेयर का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ग्रह बनाए हैं, उसके ऊपर जीव बनाए, उसमें इंसान हो गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। उनके ही परपोते थे महर्षि पराशर, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा हार्डवेयर है वो किसी सॉफ्टवेयर से तो बिल्कुल चलता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हार्डवेयर को इंटेलिजेंस है, देयर इज समथिंग विच इज रनिंग दिस हार्डवेयर। जैसे हम लोग सिस्टम लैपटॉप या फिर पीसी पे सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, तो उस तरीके से अपना पीसी चलता है ना, राइट। सो इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन दैट सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम क्या है ये समझने के लिए पराशर ने उस सिस्टम में एक वायरस डाल दिया। हाँ जी, या फिर उसको आप बोल सकते हैं कि उसको क्रैक कर दिया। न्यू टर्मिनोलॉजी, आप आज की जनरेशन की टर्मिनोलॉजी, क्रैक वर्जन नहीं निकाला, उसको क्रैक कर दिया। हाउ दैट वर्क्स, ओके। एंड देन ही केम टू नो द लॉ ऑफ कर्मास, ओके। तो मतलब इस तरीके से अगर चीजें घटित हो रही है तो आगे इस तरीके से घटित होंगी। ये सारा खेल जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। सो ही अंडरस्टूड one simple thing, that if this is the combination of planet, if this is the planetary combination, permutation and combination, the next thing which is going to happen will be this, right? And then Brahma realized that my software has been hacked by someone else, and no other than my own great grandson, okay? So उन्होंने क्या कर दिया, उसमें उस सॉफ्टवेयर में बग डाल दिया, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। तो वहां पे बग डाल दिया, तो मतलब कौन सा एल्गोरिदम किस वक्त पे एक्टिवेट होगा ये अभी सृष्टि नियंता को खुद को नहीं मालूम। तो जो हैकर है उसको तो मालूम होने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। तो उस वक्त पराशरी में ये कहा गया कि पंच भवति पंच न भवति। तो ही केम टू द कंक्लूजन आफ्टर राइटिंग पराशरी बुक, he came to the conclusion that पंच भवति पंच न भवति, मतलब 5 हो सकते हैं, 5 नहीं भी हो सकते हैं। तब उनके शिष्य वराहमिहिर ने वो बग रेक्टिफाई करके उसको सुधारने की कोशिश करी, तो वराहमिहिर का वर्जन निकला। वहां पे प्रोबेबिलिटी जो है, जो 50-50 थी, वो 70-30 पे आ गई, राइट, ठीक है। तो उस तरीके से जितने भी हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट हुए हैं जी, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और आज फाइनली हम लोग प्रोबेबिलिटी 80-20 तक लेके आ सकते हैं। 80-20 तक। तो मेरा सवाल अधूरा रह गया, शास्त्र कह सकते हैं क्या किस एस्पेक्ट के साथ मैं पूछ रहा हूँ वो मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो भी होता है उसे हम अंधश्रद्धा कहते हैं, और अगर वेस्ट से कुछ आता है तो वो साइंटिफिक होता है। ये एक टर्मिनोलॉजी बन चुकी है। तो अगर ज्योतिष इंडिया से आया है तो वो अंधश्रद्धा है, मैं उसे शास्त्र नहीं मानूंगा। ओके, सो ये मेंटालिटी की बात कर रहे हैं आप। शास्त्र के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लाइंड फोल्डेड टेस्ट नाम की एक टेस्ट है जो आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने एक्सेप्ट नहीं करी हुई है। ब्लाइंड फोल्डेड टेस्ट नाम की जो
जो टेस्ट होती है वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आज तक एक्सेप्ट नहीं करी हुई है। इंडियन, वेस्टर्न, चाइनीज, जापानीज, बेबलियन, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आज तक ये ब्लाइंड फोल्डेड टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी हुई है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ज्योतिष एक शास्त्र नहीं है, लेकिन अगर शास्त्र की डेफिनेशन ये होती है कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है, इफ A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देन एंड C इज इक्वल टू D, देन A इज इक्वल टू D, ठीक है, अगर ये सिद्धांत होते हैं तो उस तरीके से देखा जाए तो ये एक स्टैटिस्टिकल साइंस ऑफ कोर्स है, ये एक स्टैटिस्टिकल शास्त्र कह सकते हैं, डेफिनेटली यस। ऑल राइट, अभी बहुत बेसिक सवाल करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि बहुत हेवी हो रहा है। एंड बेसिक सवाल यह है कि ज़िंदगी में ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है कि जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, क्योंकि मैंने एक सवाल ऐसा किया था कि क्या इसे हम शास्त्र कह सकते हैं, तो दूसरी तरफ देश में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कंसर्न रखते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर के पास जाने वाले लोग देखे आपने? बिल्कुल। तो उनमें 3 कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी वो होती है जब तक वो वेट करते रहते हैं ठीक हो जाए, वेट करते रहते हैं ठीक है हो जाए, वेट करते टाइम निकालते रहते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब बीमारी उनके हाथ में नहीं रहती, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि हाथ से टाइम निकल चुका होता है। ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी ये है कि छींक भी आ जाए तो भी डॉक्टर के पास, तो भी भागेंगे डॉक्टर के पास, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी ये होती है कि प्रिकॉशनरी बेसिस पे वो जाते हैं, मतलब करंटली मेरी फिजिकल कंडीशन ये है, मैंने ये टेस्ट करवाए हैं, या फिर आप मुझको बताओ कि मुझको क्या टेस्ट करवाने हैं, मैं टेस्ट करवाता हूँ, बाद में आप देखिए मुझको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे कुछ ब्लॉक तो नहीं है, प्रिकॉशनरी बेसिस पे। इसी तरह से ज्योतिष के पास आने वालों में 3 कैटेगरी हैं। जब तक वक्त हाथ से नहीं निकल जाता, अब करने के लिए कुछ नहीं बचता, तब जाके ज्योतिषी को मिलते हैं, वो एक कैटेगरी हो गई। छींक भी आ गई, मतलब छोटा सा टेंशन भी हो गया, ज्योतिषी के पास भागे, तो दूसरी कैटेगरी हो गई। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं कि आने वाला मेरा साल, आने वाले मेरे 3 साल, आने वाले मेरे 5 साल, वहाँ पे मुझको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये तीसरी कैटेगरी है। आपका बेसिक सवाल ये था कि ज्योतिषी के पास कब जाना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके लॉजिक के बाहर कुछ घटनाएं घट रही है, जहाँ पे आप एनालिटिकली अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उपाय या फिर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओ, तब वो वक्त होता है ज्योतिषी के पास जाने का। कुछ अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, डिमिस्टिफाई नहीं हो रहा है आपसे, हाँ जी, तो उसको करने के लिए आप ज्योतिषी के पास हाँ जी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल क्रिएट हो जाता है कि हाउ डू वी फाइंड अ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर, जो मैंने शुरुआत करी थी। अच्छा। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट आजकल हो चुका है। मैंने एक जोक पढ़ा था, पुणे का जो स्लेट होता है, पुणेरी पाटी फेमस होती है, तो वहाँ पे एक डॉक्टर ने लिखा था, गुगलचं ज्ञान आणि पायातली चप्पल बाहेर काढून न्यायचं। तो आजकल हर कोई ज्योतिष बन रहा है, क्योंकि गूगल में सब कुछ पता चलता है, यूट्यूब में सब कुछ पता चलता है। अच्छा। कोई कुछ कोर्स कर लेता है ऑनलाइन का और इंटरनेट के ऊपर ऐड डाल देता है कि मैं ज्योतिष हूँ। कैसे पता करे कि कोई जेन्युइन ज्योतिषी है या कोई भोंदू बाबा है? ओके, आजकल के दौर को अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी में बांटेंगे इसको, 1980s के पहले, 80s के बाद और अराउंड 2010 के बाद। ठीक है, 80 to 2010 ये एक है, और 80s के पहले प्री 80s में क्या हुआ था कि ज्योतिषियों के खिलाफ, मतलब जितने भी ज्योतिषी है उनके खिलाफ अभियान चला था कि ये वो वक्त भी वैसा था, क्योंकि रिसेंटली हरित क्रांति हो चुकी थी, श्वेत क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद में विज्ञानवाद का प्रचार प्रसार हो रहा था, और ये जो नौसिखिए सो कॉल्ड विज्ञानवादी थे, उन्होंने खंडन करना शुरू कर दिया था, और मैक्सिमम मासेस ने उसको फॉलो करना भी शुरू कर दिया था। तो वो एक वक्त था जब ज्योतिषियों के लिए बहुत बुरा वक्त था, जहाँ पे कोई जातक आता नहीं था। उसके बाद में जो दौर था वो जेन्युइनली सीखने और सिखाने वालों का वक्त था। मतलब 2010 के बाद? हाँ, मतलब
80 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। 80 के बाद के दशक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जिसको पुनरुत्थान कहते हैं कि इस शास्त्र के पीछे लॉजिकली कैसे एनालिसिस दिया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त तक जो पढ़ी लिखी पीढ़ी थी वो ज्योतिष में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। जब मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जो 80s में, जब ग्रेजुएशन एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, BA BSc बिल्कुल बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तो ये ग्रेजुएट्स जो थे वो ज्योतिष की तरफ बढ़ने लगे और उनके पास एक नज़रिया था, एक नई एक दृष्टि थी। कोई भी सिद्धांत वो सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने अपना लॉजिक लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना तर्क लगाना शुरू कर दिया और एक वैज्ञानिक दृष्टि जिसे कहते हैं वो लगाना शुरू कर दिया। और वो पीढ़ी जो है, उस पीढ़ी के हम पे अनंत उपकार है, क्योंकि उस पीढ़ी ने हमको सीखना कैसे है ये सिखाया। ओह ग्रेट, हाउ टू लर्न, दे टॉट अस हाउ टू लर्न। तीसरा दौर जो है 2010 के बाद, जैसे बाढ़ आ गई, मशरूम्स यू नो, एंड देन एक ये आज का जो दौर है जहाँ पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है कि आज हर कोई घर बैठे 10 यूट्यूब्स वीडियो देख के किसी और को सलाह दे सकता है। ये इतना आसान हो गया है। मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास इतनी तैयारी नहीं है कि एक 20-25 साल पढ़ो, पको और फिर कहो, जानिए फिर बोलिए। ये कंसेप्ट चला गया है। राइट, सो हाउ टू आइडेंटिफाई, ये सवाल ही रहना देता हूँ। लिटमस टेस्ट बताइए। लिटमस टेस्ट नहीं है भाई इसके लिए कोई। अच्छा, अनुभव, यही एक लिटमस टेस्ट हो सकती है। तो इट इज अबाउट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये एक हो सकता है। या फिर आप जैसे आप डॉक्टर को कैसे चूज कर लेते हो, झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे क्या? जो आपने कभी वो टेंट वाले डॉक्टर देखे हैं? हाँ देखे हैं। गुप्त रोगी हमसे आके मिले जड़ी बूटी वाले। हाँ। तो आप जाओगे उनके पास कभी? नहीं। क्यों? उनका रेपुटेशन ठीक नहीं है। रेपुटेशन? हाँ, रेपुटेशन ठीक नहीं है। कैसे? मैं बताता हूँ ना आपको। मेरे बचपन में हमारे गांव के यहाँ एक बहुत बूढ़ी औरत थी, लेडी, और अगर किसी को कुत्ता काटता था तो कुछ वो सब्जी देती थी। वहां पे लाइन लगती थी। अगर सेम लॉजिक लगाना है, रास्ते के ऊपर नहीं जाएंगे तो वहां पे भी मेरे को नहीं जाना चाहिए, वो तो इलिटरेट है। लेकिन डॉक्टर भी उसके पास आते थे, मैंने देखा है, क्योंकि उसका रेपुटेशन था कि वो अगर दवा देती है वो ठीक होता है तो हम खाएंगे। लेकिन इनका एक इस तरह से इंप्रेशन बना है कि नहीं, ये फेक होते हैं, कुछ भी करते हैं, गलत भी हो सकता है, इस तरह का इनका रेपुटेशन है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता। वरना आई डोंट माइंड अपेयर इन्फेंट, किसी के पास मैं जाने के लिए हेजिटेट नहीं करूंगा अगर मेरे को उसका रिजल्ट आता है तो टोटली डिपेंड ऑन रिजल्ट्स। नो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मेंटालिटी, राइट, मेंटालिटी। और मेंटालिटी कैसे डिसाइड होती है? रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स के ऊपर। इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि क्या वो इंसान किसी फॉर्मल ट्रेनिंग से गया हुआ है? अभी इसका भी जवाब मैं जैसे आपने जिक्र किया था डॉक्टर का, तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर ऐसे है कि जिनके पास बहुत अच्छी डिग्री है, डिग्री का नाम नहीं लेना। हाँ जी समझ गया। ठीक है, लेकिन उनका क्लिनिक खाली रहता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे और एक डॉक्टर है जिनके पास बहुत सिंपल डिग्री है और उनकी दवाई भी बहुत सिंपल होती है, लेकिन वहां पे भीड़ होती है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया ना ये तो। एग्जैक्टली, रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया, जिसको मराठी में हम हाथ गुण कहते हैं। हाथ गुण, हाँ जी, ये तो है। लेकिन तो वैसे अगर हम लोग जेनरिक टर्म्स में सोचने लगे, ठीक है, जेनरिक टर्म्स में कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और टू whom शुड आई गो एंड टू whom आई शुडंट, तो इस सवाल का जवाब तो सीधा साफ ये है कि मैं पहले इंसान को देखूंगा ना, ओके, कि वो किस तरीके से कहाँ से गुजरा हुआ है। राइट, ठीक है। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी फॉर्मल ट्रेनिंग और गुरु का ठप्पा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। बाकी तो फिर अनुभव, लोगों से आने वाले फीडबैक वो डिसाइड करते हैं। लेकिन वो एक सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सर्टिफिकेशन, हाँ, फॉर्मल एजुकेशन। हाँ, आप किसके अनुयायी हैं, आपने किससे दीक्षित है आप। हाँ जी, इस तरह से अगर आप देखते हैं तो दैट वुड बी द इजियर पैरामीटर। हाँ, पैरामीटर टू ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजर। ऑल राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजी में टर्म देखी, नाड़ी ज्योतिष,
जहाँ पर वो थंब इम्प्रेशन लेते हैं। हाँ जी। एंड उसको मैच करके कुछ ताड़पत्र निकालते हैं। हाँ जी। एंड वहाँ पर सब लिखा हुआ होता है, आपका नाम अक्षय है, आपके पिता का नाम अनिल है, आपके भाई का नाम अमेय है। अगर मैं हाँ कहता हूँ तो वो आगे का पढ़ने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी। अगर सब कुछ प्री रिटर्न है, सब कुछ तय है, तो फिर मैं किस लिए जाऊं? सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या होने वाला है मेरे साथ में। सब कुछ तय है, मेरी शादी होनी है तो होनी है, नहीं होनी है तो नहीं होनी है। तो सिर्फ यही रोल है एस्ट्रोलॉजर का कि क्या बताना ये है, या फिर इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, इसको हम हील भी कर सकते हैं। आपने गलत एग्जाम्पल ले लिया। नाड़ी ज्योतिष में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी बहन का नाम, आपके भाई का नाम, आप बचपन में 5 साल की उम्र में आपने ये किया वो किया, इसके अनुभव जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये सवालों में निकालते जाते हैं कि क्या नाम हो सकता है। ठीक है, नाड़ी ज्योतिष को एज एन एस्ट्रोलॉजिकल ब्रांच मान्यता नहीं है। नाड़ी ज्योतिष जो आप थंब इम्प्रेशन की बात कर रहे हो, वो एज अ स्टडी मटेरियल या फिर एज अ टेक्स्ट, क्लासिकल टेक्स्ट हम रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे प्री रिटर्न है, ताड़पत्री पे किसी अलग अगम्य भाषा में लिखा हुआ होता है और वो पढ़ना सिर्फ उनको ही आता है। ठीक है, और वो बाद में रिकॉर्ड करते हैं, आपको दे दिया जाता है, और बाद में उनके पास उपाय भी होते हैं कि वो शांति भी करवानी है तो उन्हीं से करवानी है। ठीक है, तो मेरे ठीक है, वो हम छोड़ देते हैं, बिजनेस मॉडल है। हाँ, ठीक है, वो छोड़ देते हैं। मेरा कंसर्न ये था कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वही अगर घटित होना है, तो सिर्फ वो जानने के लिए मैं ज्योतिष के पास जाऊं या फिर उसको हील करने के लिए भी मैं ज्योतिष के पास जा सकता हूँ? ये मेरा बेसिक सा सवाल है। चलिए कथा सुनाओ आपको, 2 मिनट की कथा है। एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हुआ था, बहुत बड़ा ज्योतिषी हुआ था, और उसको संतान होने को थी, और वो ये जानता था कि जैसे ही संतान पैदा होगी, ठीक है, वो मृत्यु को प्राप्त होगा। उसे पता था? हाँ, उसको पता था। उसने अपना एक शिष्य तैयार किया हुआ था, और उसने अपने शिष्य को कहा कि देख, तू एक काम करना, जैसे ही मैंने तुझको एक विद्या सिखाई है, बालक के जन्म लेते ही उसके कपाल पे जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ना कैसे है। जैसे ही संतान पैदा हो जाएगी, ये जुड़वा होंगे, एक भाई होगा और एक बहन होगी, ये जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले, लड़का और लड़की पैदा होने वाले हैं, और जैसे ही वो जन्म लेंगे मेरी मृत्यु हो जाएगी, तू पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद उनको सलाह देने के लिए बाद में अपने कुछ सालों के बाद आके उनको सलाह जो देनी है वो देके जाना। हुआ वैसे भी, जैसे संतान उत्पन्न हुई, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, ज्योतिषी मर गया, जो उनका शिष्य था, मुख्य शिष्य था, वो अंदर जाके उसने उनका भाग्य पढ़ लिया और वो वहाँ से चला गया। तकरीबन 20 साल के बाद आया, तब उसने अपने गुरु के बच्चों की खोज की। लड़का कहीं और रहता था, लड़की कहीं और रहती थी। लड़की के पास जब वो गया तब उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज था। वो शिष्य वहाँ पे पहुँचा और तब उस गुरु की कही हुई बात उसको याद आ गई कि तुम इतने सालों के बाद आना और जो सलाह देनी है बच्चों को देना। तो उसने पूछा, तुम करते क्या हो? तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पास एक गाय है, उसका जितना भी दूध आता है, बहुत कम दूध देती है, वो आता है, जितना दूध देती है वो बेचता हूँ, जितना मिलता है उतना खाने के लिए, कभी कभी दूध भी नहीं देती, बहुत 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 मुश्किल है। तो वो जो शिष्य था उसने कहा, तो एक काम कर, इस गाय को बेच दे। लड़के ने कहा, पागल हो, बच्ची कुची एक गाय है मेरे पास, उसको बेच दूँ? उसने कहा, तेरे बाप का मैं शिष्य हूँ, ठीक है, मेरी बात का विश्वास रख, कल जाके इस गाय को बेच के आना, और बेचना ही बेचना है, किसी भी हाल में बेच के आना है। लड़के ने सोचा कि मेरे बाप का शिष्य है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, ठीक है, मैं देखता हूँ। कल सुबह जाके, मतलब नेक्स्ट डे जाके उसने गाय को बेच दिया, और जो 200-300 रुपये मिले वो लेके घर पे आ गया। ज्योतिषी ने कहा, लेके आ गया, ठीक है, तू शांत बैठ। लड़के ने कहा, मैं 200-300 में कितने दिन गुजारूंगा भाई, अभी मैं जीऊँगा कैसे? उसने कहा, तो रुक जा, आराम से जितना खाना है खा ले, सो जा, और फिर मुझको बताना। लड़के ने बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया था, होटल गया, मस्त खाना वाना खाया,
आके सो गया, बहुत दिनों के बाद अच्छा खाना खाया था, नींद भी अच्छा है। कल सुबह देखता है वही गाय उसके घर में फिर से बंधी हुई आई हुई थी। अच्छा भाई ये क्या है भाई? तब फिर से वो शिष्य आया, उसने कहा कि तेरे भाग्य में एक ही गाय लिखी हुई है, लेकिन गाय हमेशा के लिए। अब तू इसका इस्तेमाल कैसे करता है ये तुझ पे डिपेंड है। तू दूध निकाल के 2 रुपए कमाता है कि रोज बेच के 200-300 रुपए कमाता है, ये तुझ पे डिपेंड है। ज्योतिषी का काम ये है। तो जो पॉसिबिलिटीज है उस पॉसिबिलिटीज में से जब सही वक्त आएगा तब बेस्ट आउटकम जातक के लिए कब आ सकता है वो देख के उस तरीके से उपाय देना, ये ज्योतिषी का काम है। अमेजिंग। तो यहाँ पर मेरे को वाइंड अप करना है आज का पॉडकास्ट मेरा, लेकिन उससे पहले बहुत दिल से मैं आपको क्षमा मांगना चाहता हूँ कि कुछ सवाल मैंने थोड़े डायरेक्ट पूछे, रॉ क्वेश्चंस थे जिसको हम रूड भी कह सकते हैं लेकिन वो सवाल पूछना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं किसी का पॉडकास्ट देख रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे को ये कभी कभी एक्सपीरियंस होता है कि मैं उनको खुजली कर रहा हूँ, वो मेरे को खुजली कर रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। पॉडकास्ट का मतलब होता है मंथन, और उस मंथन से कुछ निकल के आना चाहिए। बहुत सही। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी को पैम्पर्ड फीलिंग मिले, किसी को कुछ अच्छा लगे उसके लिए कुछ रिकॉर्ड करके डाल दो। मेरे को वो समझ में आना चाहिए और मैं इस तरह से आपसे सवाल करूं, एक तरह से बहुत ही अनपढ़ इलिटरेट गवार बन के सवाल करूं, सो दैट जो लोग इसको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनको भी इसके बारे में जवाब मिल जाए। ये कोशिश है, ये कितनी काम आएगी कितनी रंग लाएगी आई डोंट नो, सॉरी कहना चाहता हूँ। लेकिन जाते जाते अगर मैं एस्ट्रोलॉजर के पास आया हूँ, अगर आप कॉमनली किसी को कुछ बताना चाहे कि जैसे घर में अगर हम शाम के वक्त में लौंग जलाते हैं तो करोड़पति बनते हैं, इस तरह से बहुत सारे नुस्खे मार्केट में चलते हैं। अगर आप मेरे को गाय बेचने को कहेंगे तो वो क्या रहेगा? इन शॉर्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? What should that term that we should follow to be happy in life? वाओ, ठीक है, अभी दे ही देता हूँ। मांगो मत, भागो मत, जागो। सर ये तो प्रिकॉशन हो गया ना, आपने थोड़ा अलर्ट कर दिया, हमको सिग्नल दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कुछ रेमेडी बताओ। जब तक मैं बड़े आप ये चाहते हो कि मैं ये जैसे आजकल ये मालाएं वाले पहन के बाबा लोग आते हैं और कहते हैं कि शाम के वक्त आपने कहा ना लौंग जलाओ, ये करो वो करो, जब शत्रुनाश का उपाय है। जब तक मैं बड़े बड़े मशीन नहीं देखता मेरी बीमारी ठीक नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा हॉस्पिटल में आया हूँ मेंटालिटी बन चुकी है। ओके, इसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? ऐसा नहीं कि आपको बताना ही है, जस्ट एड्रेस माई मेंटालिटी। बहुत मुश्किल है इस तरह से कोई जेनरिक स्टेटमेंट देना जो हर किसी के लिए लागू होता है। आपने आम देखा है? मैंगो ऑफ कोर्स। क्या उसमें पेड़ नहीं है? यस, बीज है उसमें। पेड़ की बात कर रहा हूँ। प्री पेड है वो तो उसको पोस्ट पेड कर लो भाई, इतना ही है। डिकोड करिए इसको, समझा नहीं मैं। जिस चीज को आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। वो तो है। अब देखिए, ठीक है, मैं ही आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक अंधा इंसान था। हाँ। एक अंधा इंसान था और वो समय से पहले किले के अंदर नहीं जा पाया, तो वो किले का दरवाजा ढूंढ रहा था, और जब भी दरवाजा आता वो खुजली करने लगता, तो वो दरवाजा उसका मिस हो जाता। ओके। तब उसको दरवाजा दिखाने का काम किसका है? जिसे दिखाई देता है। हाँ जी। तो वो आप है, तो मेरा दरवाजा मिस हो रहा है दरवाजे से अंदर जाना ये मेरे को भी पता है, लेकिन मेरा दरवाजा ही मिस हो रहा है। खुजली का क्रीम ले लो भाई। ऑल राइट, ठीक है। ये मतलब बहुत अलग किस्म का एक पॉडकास्ट था, यहाँ पर मैं रुकूंगा, लेकिन ये पहली कड़ी थी। हमारी कोशिश रहेगी ज्योतिष को डिकोड करने की, जिंदगी को आसान बनाने की। मेरे को लगता है हर इंसान को मोक्ष की तरफ आगे कुछ होना चाहिए। जो हमारा मटेरियलिस्टिक लाइफ होता है वो सब कुछ नहीं होता, उसके लिए भी ज्योतिष काम आ सकता है। फिर से यहाँ पे कंक्लूड मत करो प्लीज, क्योंकि पहले जीतो लो फिजिकल लाइफ, पहले जीतो लो मटेरियल लाइफ, मोक्ष तो बाद में सोचेंगे। भोग तो लो, बट दैट इज नॉट इट ना। पहले भोगो और समझो तो सही कि भोग क्या है। यस ऑफ कोर्स, भोगना भी है, सीखना भी है, और उसके लिए ज्योतिष को एक सपोर्टिव टूल की तरह आप एग्जैक्टली, यस, दैट इज व्हाट आई थिंक। तो यहाँ पर मेरे को रुकना है। बहुत दिल से, फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, लेकिन बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा सर आपको। आपको सर कहूँ, गुरुजी कहूँ, स्वामी कहूँ, क्या कहूँ? दोस्त कहो बस नहीं, वो तो अभी मेरे को एलिजिबिलिटी नहीं मिली हुई है, अगर मिलती है तो मैं कहूँगा डेफिनेटली। अगर आपको कुछ सवाल करना है, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं।
और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट। आप एक बार बताएंगे? मेरी बात नहीं मानते ये लोग। अगर मेरे कहने से आप सब्सक्राइब कर लेते हो और आप लाइक और शेयर भी कर लेते हो, आपके एक सवाल का जवाब, किसी भी आपके पसंद एक सवाल का जवाब मैं फ्री में दे दूंगा। काफी हो ग्रेट, ये बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पे अफिलिएशन हो गया। खैर, यहाँ पर मैं रुकूंगा, फिर आऊंगा मैं अगली बार सर के साथ, आपके साथ मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।